नमस्कार। आज हम बात करेंगे सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन का मतलब है कि हमारा रिस्पॉन्स मैकेनिज्म के दो हिस्से होना चाहिए। एक हिस्से में वो एनालाइज करेगा कि कोई अपराध घटित होने वाला है, उसके पास ऐसा डाटा इनपुट होगा, ऐसे इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने की मैकेनिज्म होगी जिससे उसे यह मालूम पड़ सकेगा कि अब ये अपराधीगण कोई बड़ी वारदात करने वाले हैं या कोई संज्ञेय अपराध घटित करने वाले हैं। देन इसका दूसरा पक्ष है कि कौन कौन साथ में जा रहा है, किस साधन से जा रहा है और हम उसे कब अटेम्प्टेड ऑफेंस के रूप में मान सकते हैं और हमारी स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस उसे गिरफ्तार करे। तो इसके तीन हिस्से होंगे। पहला हिस्सा है कि हमारे पास 360 डिग्री इंफॉर्मेशन होना चाहिए, चित्रगुप्त जिसको हम डिजिटल चित्रगुप्त कह रहे हैं उसके माध्यम से, और यह इंफॉर्मेशन कई सोर्सेस से आएगी। सबसे बड़ा सोर्स होगा 137 करोड़ पीपल जो कि क्राइम फ्री भारत के वॉलंटियर्स और ऊर्जा केंद्र होंगे, जो ऐप के माध्यम से इनपुट्स भेजेंगे। सीसीटीवी, आईओटी डिवाइस, ड्रोन एंड पब्लिक एट लार्ज जो इन्फॉर्मेशन देगी उसकी हर इन्फॉर्मेशन को जो है 360 डिग्री में एनालाइज करके डाटाबेस में इकट्ठा किया जाएगा। टेक्नोलॉजी ये बात पहचान पाएगी कि जब यह अपराध करने जाता है तो उस समय इसके हाव भाव कैसे होते हैं, इसके पास कब क्या कपड़ा आया, कब क्या वाहन आया, कौन इसके साथ रहता है, जब यह हिंसात्मक मूड में होगा तो इसके हाव भाव कैसे होंगे, बिला बिला बिला। दूसरा, उसके पास वो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि वह अनुमान लगा सके कि ये अपराधीगण कहां पे अपराध करने जा रहे हैं। देन बीच की जो नोड है वहां एंटीसिपेशन के हिसाब से कन्फर्मेशन होना चाहिए। यदि किसी नए नोड मिलती है जहां से उसकी उन लोगों की उपस्थिति कंफर्म होती है तो इसका मतलब है दैट प्लान हैज बीन मॉडिफाइड एंड उस मॉडिफाइड प्लान के तहत हमें स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस बनाना होगी। देन ये स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस में कौन रिएक्ट करेगा, तो उसमें पुलिस और पब्लिक दोनों रहेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल चित्रगुप्त इस बात को एनालाइज करेगा कि जो यह अपराध घटित करने वाले हैं क्या उसमें हिंसा की संभावना है, क्या इनके पास कुछ ऑटोमेटिक वेपन्स या वेपन्स होने की संभावना है और उस में रिस्क कंपोनेंट क्या है, उस कंपोनेंट को कैलकुलेट करके जो रिस्पांस मैकेनिज्म है, चाहे वो पुलिस की हो या पब्लिक की हो, पुलिस में भी थ्रेड के हिसाब से स्मार्टली ट्रेंड पीपल जो है वो भेजे जाएंगे और इसके पहले वो अपराध घटित हो ऑल सर्टेनिटी में उन्हें पकड़ने की कोशिश की जाएगी। आपने विकास दुबे के केस में देखा है कि पुलिस के ही लोग उसे लगातार इंफॉर्मेशन फीड कर रहे थे, उसे राजनेताओं का सपोर्ट प्राप्त था और उसकी इतनी हिम्मत थी कि उसने 8 पुलिस वालों को गन डाउन कर दिया जिसमें एक डिप्टी एसपी भी था। हमें किसी भी व्यक्ति को इतना बड़ा अपराधी नहीं बनने देना है, उसकी ये हिम्मत खत्म करना है कि वह इतनी बड़ी वारदात को घटित करने की उसकी औकात हो, उसकी हिम्मत हो। अब दूसरा है इट मीन्स डाटाबेस, स्मार्ट एनालिसिस प्रोसेस एंड इन्फ्रेंस ड्राइंग और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एंड थर्ड इज ए रिस्पांस मैकेनिज्म। तो रिस्पांस मैकेनिज्म में पुलिस और पब्लिक एट लार्ज जो है वुड बी इन्वॉल्व और डिपेंडिंग अपॉन द थ्रेट एनालिसिस के आधार पर चाहे वो पुलिस का रिस्पांस हो या पब्लिक का रिस्पांस हो या ज्वाइंट रिस्पांस हो, appropriately trained, appropriately armed, appropriately rehearsed, मतलब उनकी ट्रेनिंग भी होगी
उनको जो है ना एडुकेट आर्म्स उनके पास होंगे, आर्म्स का अभ्यास होगा और उनको स्ट्रेटेजी का भी अभ्यास दिलाया जाएगा और वो स्मार्टली इंटरवीन करके उस अपराध को घटित होने के पहले अपराधियों को पकड़ लेंगे। जहां पे प्रिपरेशन या अटेम्प्ट ऑफेंस है वहां पर संज्ञेय अपराध पंजीयन करके उनको जेल भेजा जाएगा। तो आप एक स्थिति देखिए कि अभी जो है वो अपराध घटित कर लेता है, हम उसे बड़ी मुश्किल से पकड़ पाते हैं, बड़ी मुश्किल से प्रोसिक्यूट कर पाते हैं और वर्षों तक सजा नहीं दे पाते हैं। इसमें उस बेचारे ने अभी अपराध घटित नहीं किया और प्रोसेस उसको पकड़ लेती है। जहां प्रिपरेशन ऑफेंस है वहां तैयारी करने के लिए उसे जो है जेल भेजा जाएगा। जहां अटेम्प्ट एन ऑफेंस है तो अटेम्प्ट के एविडेंस के साथ उसको जेल भेजा जाएगा। और जहां ये दोनों ऑफेंस नहीं है वहां वो संज्ञेय अपराध करने की नियत से निकला था, इस एविडेंस के साथ उसको 151 में या प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में बंद किया जाएगा। यदि उसका और रिकॉर्ड होगा तो 110 जिला बदर ऐसे जो है ना कार्रवाई भी उसके विरुद्ध की जा सकेंगी। अब इसमें एक बड़ी विडंबना है जो कि हमारी इंटेलेक्चुअल मक्कारी है, इंटेलेक्चुअल बदमाशी है, इंटेलेक्चुअल ड्रामा है, राइट टू प्राइवेसी। हम ईश्वर से कहते हैं कि जिस ईश्वर में 4 गुण विद्यमान होते हैं। पहला गुण होता है कि ही इज ओमनीपोटेंट, वह सर्वशक्तिशाली है। ओमनीसेंट, सर्वज्ञानी है। ओमनी प्रेजेंट, सर्व जगह व्याप्त है। और ओमनी बेनेवोलेंट, सर्वदयालु है। इसका मतलब है कि ज्ञान होना और प्रेजेंस होना ये दोनों ईश्वरीय गुण हैं। ईश्वरीय गुण जो है राइट टू प्राइवेसी से इंटरफियर नहीं करता है। भगवान का डिजिटल चित्रगुप्त जब आप मरते हैं तो उसके पास सभी वीडियो क्लिप्स रहती हैं यूनिवर्स की, और उस यूनिवर्स की वीडियो क्लिप से वो आपको आपकी क्लिप दिखाता है, जिसके आधार पर आप ये निर्णय लेते हैं कि आपने पुण्य ज्यादा है या पाप ज्यादा है, आपको नरक जाना है या स्वर्ग जाना है। तो इवन भगवान के पास जो है उसको सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी बनाने के लिए उसके पास एक पुख्ता व्यवस्था है। राइट टू प्राइवेसी भगवान के लिए कोई बाधा नहीं है। देन राइट टू प्राइवेसी हमें वर्तमान डिजिटल चित्रगुप्त में देना है। और हमने जो इसमें एक ड्राफ्ट लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया है एज ए प्रोजेक्ट लीडर ऑफ नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत थ्रू ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम। यह भारत शासन का नेशनल पुलिस मिशन है जो कि माइक्रो मिशन 06 के तहत संचालित है। इसमें मैं प्रोजेक्ट लीडर हूं और 30 सितंबर 2020 को एक ड्राफ्ट लॉ बना के बीपीआरएनडी को भेजा गया है। अभी उसको और परिष्कृत करने की कार्रवाई चल रही है। बहुत जल्दी इसके ऊपर एक वनडे सेमिनार होगा जिसमें सभी विद्वानों को इकट्ठा करके उस ड्राफ्ट लॉ के बारे में व्यूज लिए जाएंगे और इसके बाद वो व्यूज बीपीआरएनडी को भेजे जाएंगे। स्मार्ट इंडिया और इंडिया हैकाथॉन, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 12 स्टेटमेंट मेरे स्वयं के अधीन जो है वो संचालित हुए थे, जिसमें कि बच्चों ने जिनको फर्स्ट प्राइज मिली है उनको 1-1 लाख का इनाम भी मिला है। और यह सब चीजें जो है क्राइम फ्री भारत को कंसीव करते हुए उसके हिसाब से की गई थी। बिकॉज ऑफ द कोरोना वो प्रोजेक्ट अभी तक इंटीग्रेट नहीं हो पाए हैं। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे हमें स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन और करना होंगे जिससे हम 6 महीने से 8 महीने या ज्यादा 1 साल में वो सब चीजों को इंटीग्रेट करके एक स्मार्ट डिजिटल चित्रगुप्त पैदा करें। यह डिजिटल चित्रगुप्त के पीछे जो लेजिस्लेटिव या कानूनी फ्रेमवर्क है उसे संविधान के शेड्यूल 7 के लिस्ट 1 एंट्री 65C से लिया गया है, जिसका है
It is a national authority for scientific and technical assistance in investigation and detection of crime under entry 65C, list 1, शेड्यूल 7। इसके तहत यदि अथॉरिटी से जुड़ा कोई भी व्यक्ति नियम विरुद्ध जो है किसी भी व्यक्ति के डाटा को किसी थर्ड पार्टी से, इवन सरकार से, इवन राजनेताओं से शेयर करता है तो वह संज्ञेय अपराध होगा, नॉन वेलेबल होगा और मिनिमम 7 ईयर का पनिशमेंट होगा। और ये सजाएं जो है वो कॉन्करेंटली नहीं चलेंगी, सिक्वेंशियली चलेंगे। तो यदि नेशनल अथॉरिटी के चेयरमैन महोदय 4 प्रकरणों में यदि इंफॉर्मेशन किसी से शेयर कर लेते हैं अदर देन पुलिस एंड अथॉरिटी कोर्ट, देन वो चेयरमैन महोदय या जो व्यक्ति ने भी ऐसा किया वो सर्टेनिटी के साथ 28 साल के लिए जेल चला जाएगा। हमें ऐसी व्यवस्था करना है। आज आधार नंबर को लेके, आज अन्य विषयों को लेके जो राइट टू प्राइवेसी को इन्वोक किया जाता है, यह निर्णय लेने वालों की निर्लज्जता है। कहीं उन्हें यह डर सताया हुआ है कि यह आधार नंबर और बाकी चीजें उनके द्वारा अर्जित की गई अकुत संपत्ति को इंटीग्रेट करके उनको जो है स्थान पर खड़ा ना कर दें। संभवतः यह भविष्य है। अन्यथा राइट टू प्राइवेसी हमें व्यवस्था के तहत पब्लिक को जो है ना इन्वॉल्व कराना चाहिए। और यदि कोई लक्ष्मण रेखा, मतलब लक्ष्मण रेखा क्या है कि उसने यदि कानून की दृष्टि में कोई अपराध किया है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे बिना थाने जाए थाने में प्रॉपर एफआईआर दर्ज कराएगी। उसमें अधिकांश एविडेंस ऑलरेडी डिजिटल चित्रगुप्त के पास होंगे, वो उनको भेज दिए जाएंगे। जहां कहीं से और डाटा इकट्ठा करना है 91 सीआरपीसी के तहत डिजिटल चित्रगुप्त पुलिस को वो डाटा इकट्ठा करने में भी मदद करेगा। जहां पर लोग बाग 91 सीआरपीसी के कमांड को नहीं मानेंगे उनके विरुद्ध 188 व अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस और क्राइम फ्री भारत के ट्रेन्ड, लीगली इक्विप्ड एंड पावर्ड वॉलंटियर्स सर्च एंड सीजर करके उन सब अकाट साक्ष्यों को इकट्ठा कर पाएंगे। और जो लोग भी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन करते हैं उनको जेल में भेजा जाएगा। अभी सवाल यह है कि राइट टू प्राइवेसी के नाम पर इवन नोबडी शुड मेड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ। आपका खून टेस्टिंग के लिए लिया जाता है, आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है। यह इंटरप्रिटेशन की विडंबना है यदि इसे कहा जा रहा है कि आप अपने खिलाफ एविडेंस दे रहे हैं। आपका ब्लड कोई एविडेंस नहीं दे रहा है। आप जो है वो बोल नहीं रहा है कि इन्होंने जो है ना वो किया है। ये इस बात के लिए था कि पुलिस कंपेल करके उसे अपने आप जो है ना अगेंस्ट बयान देने के लिए बाध्य ना करे, अपने लिए साक्ष्य देने के लिए बाध्य ना करे। लेकिन यदि उसके बदन से या उससे कोई ऐसी चीज इकट्ठी की जाती है जो बाद में साक्ष्य का काम करेगी तो इसे उसके द्वारा दिए गए काम या उसको फोर्स करना नहीं कहलाएगा। यदि उसको फोर्स करना कहलाते हैं तो देयर शुड बी ए प्रिजम्पशन क्लॉज कि यदि वो ये नहीं देता है तो इसका मतलब है ही इंटेंडिंग टू हाइड हिज क्राइम। देन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को और इस बिहेवियर को इंटीग्रेट करके उसे पर्याप्त साक्ष्य मान के उसे सजा दी जाएगी। अभी वर्तमान में हम कंफ्यूजन क्रिएट करके अपराधी के पक्ष में खड़े हुए हैं। यह इस देश की विडंबना है कि जहां अपराध करना एक बहुत बड़ा व्यवसाय कन्वर्ट हो गया है और सबसे पावरफुल व्यवसाय हो गया है, जहां एक फोन करने पर एक खोखा पहुंच जाता है, ऐसा लाभ किसी अन्य व्यवसाय में संभव नहीं है। यह कितना विडंबना का विषय है। लिहाजा मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट को इस पर खर्च नहीं करना चाहिए।
गवर्नमेंट शुड हेल्प कि सभी को उस स्पेसिफिकेशन के और उसकी चीजें सुलभता से उचित दाम पर मिले। पब्लिक उसे जो है वो संधारण करेगी, मेंटेन करेगी, और जो एविडेंस वो नोट, चाहे वो सीसीटीवी हो या आईओटी डिवाइस हो या ड्रोन हो, जो भी वो कैप्चर कर रहा है वो रियल टाइम बेसिस में क्लाउड स्पेस में चला जाएगा, और यह क्लाउड स्पेस डिजिटल चित्रगुप्त का होगा। यदि उस कंटेंट से यह जाहिर होता है कि आपने कोई संज्ञेय अपराध किया है, तो उसके पीछे बैठी हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट के साथ जो है उसकी एफआईआर करेगी, एंड दैट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंड देन ऑल द एविडेंस विच कुड बी कैप्चर्ड, वो जो है उसको पुलिस ऑफिसर तक पहुंचाएगी। अपने वॉलंटियर्स को वो जो और एविडेंस हो सकते हैं उनको कैप्चर करने में अभी पुलिस की मदद करेगी, और अपराध घटित होने के पहले एक रिस्पांस मैकेनिज्म में भी, और वो भी डेफिनेटिव रिस्पांस मैकेनिज्म, और वो भी ऐसी मैकेनिज्म जिसमें कि स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस हो। अब यहां स्मार्ट इंटरवेंशन का प्रोसेस का मतलब है कि अपराधी जो कि अपराध अटेम्प्ट करने वाला है, उसे अपराध की तैयारी के साथ, अपराध के अटेम्प्ट के साक्ष्य के साथ इस तरीके से पकड़ा जाए कि जो पकड़ने वाले हैं उनको कोई हानि ना हो, और अपराध होने के पहले यह अपराधी गिरफ्तार हो जाए और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई या प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, जैसा कि अभी विश्लेषित किया गया है, वह की जाना संभव हो। लिहाजा आज की जो लचर व्यवस्था है, जो अपराधियों की तरफ खड़ी हुई है, जिसे लज्जा नहीं आती है कि हम 20, 25 साल का समय लगाते हैं डिस्पोजल के लिए। कई बार जो है जो विक्टिम है वो मर जाता है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिलता है, उसकी अगली पीढ़ी को भी न्याय मिलेगा, इस बात की कोई संभावना नहीं है। लिहाजा हम एक सक्षम व्यवस्था पैदा करें, हम ऐसे नियम कानून बनाएं जैसे प्राइवेसी और नोबडी विल बी कंपेल्ड टू गिव द एविडेंस। उसमें यदि हम उसे ये कहते हैं कि आपका खून देना, यदि आपके विरुद्ध एविडेंस है, इसका मतलब है कि एविडेंस आपके खून में छिपा हुआ है, देन यदि आप उसे रिफ्यूज करते हैं, देन लॉ मस्ट ड्रॉ एडवर्स इन्फरेंस अगेंस्ट द पर्सन हु इज रिफ्यूजिंग टू गिव हिज ब्लड, बिकॉज ब्लड जो है आप अपने अगेंस्ट एविडेंस नहीं दे रहे हैं, यू आर जस्ट गिविंग ए बॉडी फ्लूइड, यू आर गिविंग अदर थिंग्स which will be examined and would be system would be helped to draw certain inferences to prove it before the court। लेकिन यदि इसे एविडेंस माना जा रहा है, if it is being treated कि यह अपने विरुद्ध जो है आप एविडेंस दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि साथ में हमें ये इन्फ्रेंस ड्रॉ करना चाहिए कि if he is refusing, it means there is that refusal itself should signify that probably he has committed that offense. So circumstantial evidence and other evidence, if those goes in that direction, then refusal not to give these things should be good enough to decide the case beyond reasonable doubt and punish that person। तो ना तो राइट टू प्राइवेसी और ना ही जो है this wrong interpretation that nobody should be compelled to give the evidence against himself, उसका मतलब था evidence by mouth, मतलब हम डंडे मार के उसे उसके अपने ही विरुद्ध जो है ना एविडेंस देने के लिए कंपेल ना करें। ये हमारी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन है कि हम उसे ब्लड सैंपल, फूड सैंपल्स को जो है जो की फिजिकल एलिमेंट्स हैं, they are not having or narrating any story, but if that could lead to the evidence, then certainly it means that you are hiding evidence। यदि हम इतनी लचर व्यवस्था यदि पैदा करेंगे तो अपराधी शेर होंगे, अपराधियों को जो है पनिश करना बहुत मुश्किल होगा, हमारा जो है ट्रायल प्रोसेस लंबी चलेगी। लिहाजा हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है। हमने पिछले एपिसोड में ये कहने की कोशिश की थी कि हमें ऐसी व्यवस्था पैदा करना है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल होगा,
और इस ट्रायल के तहत इनफ नंबर ऑफ जो है एडॉक जजेस अपॉइंट किए जाएंगे बाय क्रिएटिंग एडवोकेट लीगल प्रोविजन और बाय एनलार्जिंग द एडवोकेट प्रोविजन ऑलरेडी अवेलेबल। जैसे सीआरपीसी का सेक्शन 13, सेक्शन 18 एंड सेक्शन 21 उसी दिशा की तरफ इशारा करते हैं। हम उसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करके और थोड़ा सा बेटर बना के जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग देके हम इनफ नंबर जो है एडॉक जजेस पैदा करेंगे। वकीलों की संख्या तो वैसे भी इफरात में बढ़ गई है, तो हम ढेर सारे जो है डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो ट्रायल के माध्यम से लाखों और करोड़ों केसेस का ट्रायल एक साथ कर पाएंगे और उन्हें वैसे तो 15 दिन में ट्रायल कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर 1 महीने के अंदर हर हालत में जो है हम उन्हें न्याय दिला पाएंगे। लिहाजा मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि ये जो नियम और कानून जो अंग्रेजों ने छद्म रूप से बनाए थे, क्योंकि दिखाने के लिए बनाए थे, जहां निर्दोष लोगों को वो फांसी पर चढ़ा पाते थे और जब वो जिनको नहीं चाहते थे उनको जो है ना वो छोड़ देते थे, तो ऐसी व्यवस्था जो है अब बदलने का समय आ गया है। आओ हम सब मिलके टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सर्टेनिटी के साथ अपराधों को रोकें। आई प्रॉमिस इट इज डूएबल। मैं अपनी माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय हाई कोर्ट से मैं चाहूंगा कि इसमें एक कमेटी बनाई जाए। मैं भी उसका सदस्य हो सकता हूं और उसके साथ जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम को जमीन पर उतारा जाए उसके बारे में विचार विमर्श किया जाए। जहां कहीं कुछ इनेबलिंग लॉ क्रिएट करना है वो लॉ क्रिएट किया जाए, लेकिन हर हालत में जो अभी ढेर सारे जब हम ऑफेंस रजिस्टर नहीं कर रहे हैं तब पेंडेंसी हमारी 4 करोड़ पहुंच गई है। यदि हम ऑफेंस रजिस्टर करेंगे तो ये 40 करोड़ और 400 करोड़ तक पहुंच जाएगी। लिहाजा वी मस्ट डिजाइन एडुक्वेट सिस्टम टू कैटर फॉर दिस लोड। अन्य देशों से हमें पैरेलल ड्रॉ नहीं करना है, हमें भारत के लिए अलग व्यवस्था पैदा करना है। हमें पब्लिक के रिस्पांस से, पब्लिक के सपोर्ट से जो काम हम असंज्ञेय अपराधों में नहीं कर पा रहे हैं, सिविल उसमें नहीं कर पा रहे हैं, क्या पब्लिक के हेल्प से कैन वी डू दैट जॉब एंड वो पब्लिक को उस काम को करने के लिए रेवेन्यू स्ट्रीम भी मिले और जितना भी खर्च उस पूरी प्रोसेस में आता है, चाहे वो साक्षियों पे हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर हो, चाहे वो ट्रायल के ऊपर हो, चाहे वो जज के ऊपर हो, वो सब जोड़ के जब हम किसी को सजा दी जाएगी तो देन इट विल बी हैविंग द 2 कंपोनेंट। 1 कंपोनेंट रहेगा कारावास का, इम्प्रिजनमेंट का, और दूसरा कंपोनेंट रहेगा फाइनेंशियल क्राइम मतलब कंपोनेंट का, फाइन का। और ये फाइन एक्सपेंडिचर मेट फॉर मेकिंग दैट प्रोसेस टू हैपन। तो ये जो सम टोटल खर्च हुआ है इसका डबल जो है ना अमाउंट वसूल किया जाएगा। तो जो आधा अमाउंट है वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आधा अमाउंट सरकार के पास जाएगा, जो कि डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए यूज होगा। लिहाजा हमें डेवलपमेंट के लिए टैक्सेशन से पैसा नहीं चाहना होगा। जैसे ही हम जो है पेपर करेंसी फ्री भारत करेंगे, डिजिटल करेंसी करेंगे, डिजिटल मोड ऑफ द पेमेंट होंगे, तो द फ्लो ऑफ मनी के ऊपर हम ट्रांजैक्शन फीस का 2% चार्ज लगाएंगे। जैसे अभी भी जो है हमारे जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उनके ऊपर 2% का ट्रांजैक्शन फीस लगती है, तो उसी तरीके के 2% की ट्रांजैक्शन फीस वुड बी क्रिएटिंग इनफ रिसोर्सेज, इट वुड बी क्रिएटिंग इनफ रिसोर्सेज that will be multiple of the revenue which is being created for the government, for the infrastructure development, for internal external security. मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं, माननीय अमित शाह जी से प्रार्थना करता हूं, मैं माननीय आदित्यनाथ योगी जी से प्रार्थना करता हूं कि प्लीज मेक द कमेटी, प्लीज मेक द थिंग्स सो दैट इसको टाइम बाउंड तरीके से जमीन पे उतारा जाए, बिकॉज इट इज डूएबल। एंड यदि डूएबल है तो जनता को नियत समय में उसकी FIR दर्ज हो, 15 दिन में उसका जो है विवेचना पूर्ण हो और 15 दिन से 1 महीने के अंदर
हर हालत में उस प्रकरण का निकाल हो और जो भी खर्च होता है फाइनेंशियल कंपोनेंट फाइन जो है 2 into द अमाउंट स्पेंट, और ऐसा करने से इवन जो क्रिमिनल जस्टिस का रेवेन्यू मॉडल है इट विल बी क्रिएटिंग ह्यूज मनी फॉर द डेवलपमेंट. वी कैन इजीली मेक टैक्स फ्री इकोनॉमी and probably we will be having 10 times or more money for the infrastructure development, for internal security and external security. There will be enough money for the research and development, and India will become the biggest hub of the research and development. हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से, माननीय आदित्यनाथ योगी से और अन्य सभी अच्छी सोच के मुख्यमंत्रियों से मैं इस बात में बारे में, जैसे नीतीश कुमार जी हैं, ऐसे सभी अच्छी सोच रखने वाले जो है मुख्यमंत्रियों से प्रार्थना करता हूं कि वो इस वीडियो को देखें, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अपने प्रदेश की कमेटी बनाएं और ये प्रण करें कि वो इसे 6 महीने से 1 साल के अंदर क्राइम फ्री भारत की जो 5 सर्टेनिटीज हैं उनको जमीन पे उतारें. ऐसा करके हम इस देश की जनता के साथ बहुत न्याय कर पाएंगे. मैं आम जनता से निवेदन करता हूं कि चाहे आप शासकीय सेवा में हो, चाहे आप अशासकीय सेवा में हो, चाहे आप कोई व्यवसाय कर रहे हो, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, चाहे आप रिटायर्ड पेंशनर्स हो, सभी लोग जो है वो इस व्यवस्था से जुड़ें. इसमें ना तो आपको कोई गलत काम करना है, ना आपको कोई फिजिकली एक्सर्ट करना है, केवल जो है अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जिनसे आप अदरवाइज बात करने का आपको समय नहीं मिलता है उनको आप ऊर्जाकृत करिए, उनको आप ऊर्जा केंद्र बनाइए. जब हमारे ऊर्जा केंद्र करोड़ों में होंगे तो हम जो है अपने चुने हुए सरकार को उनके पदीय दायित्वों के लिए विवश कर पाएंगे, अनुनय विनय और प्रार्थना कर पाएंगे और उनको विवश कर पाएंगे. यदि वो किसी अहंकार में नहीं बदलते हैं तो हम उन्हें पराजित कर पाएंगे. आओ हम सब मिलके ऐसी व्यवस्था जमीन पर उतारें. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.